अध्याय 2 कोशिका, जिसे जीवन की निर्माण इकाई बोला गया है, इसे सेल भी बोला जाता है। अध्याय शुरू करने से पहले हमने अध्याय में दिए हुए कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे तथ्यों का खंडन किया है या उन्हें असत्य बताया है वैदिक विज्ञान के द्वारा। आगे अब हम इस अध्याय में देखेंगे, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की अपेक्षा परिवर्तित होती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले छोटे जलकुंडों में हुई होगी। इस तथ्य का भी वैदिक विज्ञान खंडन करता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार किसी जीव की उत्पत्ति को, मनुष्य की उत्पत्ति को महासागरों में न मानते हुए या किसी एक कोशिकीय जीव से मनुष्य की उत्पत्ति हो, यह तथ्य नहीं मानते हुए सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य की ही उत्पत्ति करी थी, डायरेक्ट मनुष्य की ही उत्पत्ति की थी, जो 196 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और वह तिब्बत नामक स्थान पे, जो आज का तिब्बत नामक स्थान है, वहां पर हुई है। आगे देखेंगे, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन के अस्तित्व के मूलभूत स्तर का प्रतिनिधित्व करती। कोशिका क्या कर रही है? जीवन के अस्तित्व का मूलभूत प्रतिनिधित्व कर रही है। जीवाणु एवं यीस्ट जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के जीव बताए हुए हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। जो जीवाणु, विषाणु, कवक जैसे जीव हैं, यीस्ट जैसे कुछ जीव है, वह कैसे हैं? वे एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका है उनमें अस्तित्व बनाए हुए। सारे कार्य उनके कहाँ हो जा रहे हैं? एक कोशिका के अंदर ही हो जा रहे हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय जीव बोला जाता है या यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। जबकि अन्य जीव जैसे पादप, जंतु, मनुष्य, वह कैसे जीव हैं? वे सभी बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए बहुत सी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। कोशिकाएं किस प्रकार कार्य कर रही है? वहां पर मिलकर कार्य करती हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय। अब ये बहुकोशिकीय कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जो एक समान कार्य करती हो, वह सब मिलकर क्या बनाएंगी? हम हमारा अध्याय है कोशिका, जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब किसी जीव के निर्माण के लिए कोशिका मूलभूत इकाई होती है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं ने क्या बनाया है? मिलके ऊतक बनाया है। इन ऊतकों ने मिलके क्या बनाया है? एक अंग बनाया है, और बहुत से अंगों ने मिलकर एक अंग तंत्र बनाया है। जैसे कि हम एक अंग तंत्र की बात कर लें, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन श्वसन तंत्र एक अंग तंत्र हो गया। अब उसके अंदर अंग कौन से आएंगे? श्वसन तंत्र के अंदर अंग आएंगे, श्वास नली हो गई, फेफड़े हो गए, ठीक है, यह सभी अंग आएंगे, नासा छिद्र, ये सभी मिलके उसके अंदर अंग होते हैं। अब उसके अंदर इन अंगों में जो ऊतक इन्वॉल्व हैं, जो इन ऊतकों से मिलके वह अंग मिला है, बना है, वह ऊतक आएंगे। और जिन ऊतक किससे मिलके बना है? इन कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना है। इस प्रकार से यहाँ पे किसी कोशिका से एक अंग तंत्र किस प्रकार निर्माण होता है, वह बताया गया है। कोशिकाएं ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में संगठित होती है, तब भी कोशिका सभी सजीवों में संरचना और कार्य की क्या है? मूलभूत इकाई बनी रहती है। अतः ऐसे में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ये सूक्ष्म कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि
कोशिकाएं ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में संगठित होती है, फिर भी सजीवों में संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है, सेल है। तो इसीलिए अब हमारे सेल इस तरह से इन्वॉल्व है, इसलिए अब इस सूक्ष्म संरचना के अध्ययन की हमें इच्छा हुई कि अब इसकी संरचना की स्टडी करी जाए। तो उसके लिए क्या करा है, यह बहुत सूक्ष्म होती है कोशिकाएं। बहुत सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अब अध्ययन के लिए क्या करेंगे कि इसमें पहले बताया गया है कि किस प्रकार से अध्ययन किया जाए कि मानव नेत्र द्वारा दो अति निकट वस्तुओं को अलग और विशिष्ट रूप से देखने की क्षमता को हम आवेदन क्षमता बोलते हैं। अगर एक कागज पर बनाए गए दो छोटे बिंदुओं की कल्पना कीजिए, जैसे जैसे ये बिंदु हमारे आंख के निकट आते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम इन बिंदुओं को दो अलग अलग रूप में नहीं देख पाएंगे, और एक समय के बाद अगर बहुत ज्यादा पास ले आएंगे तो हम इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। तो लगभग 25 सेंटीमीटर से देखने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि लगभग 0.1 mm होती है, अगर 0.1 mm होगी उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 mm है, और हमसे कितनी दूरी पे रखी हुई है? ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई, तब तो हम इसे अलग अलग बिंदुओं के रूप में देख पाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को। ठीक है, लेकिन अगर यह दूरी कम होती गई, ये हमसे पास आते गए, 25 की जगह 10 सेंटीमीटर हो गई मान लो, तब हम इन दो बिंदुओं को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, और इसे ही क्या बोला जाता है? इसे मानव की विभेदन सीमा कहा जाता है। अब हम इन दो बिंदुओं के डिफरेंस को अलग, मतलब जो अलग अलग ये बिंदु के अस्तित्व हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं दो अलग अलग बिंदुओं के रूप में, तो यह क्या कहलाती है? हमारे नेत्रों की विभेदन सीमा कहलाती है। सामान्यतः कोशिका इतनी छोटी है कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि कोशिका जीव वैज्ञानिकों ने मानव नेत्र की विभेदन सीमा से बहुत छोटी कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन कैसे किया। जब हम उन्हें आंखों से देख नहीं पा रहे हैं तो फिर उस विभेदन सीमा से जो और छोटी है उसका अध्ययन, उस कोशिकाओं का अध्ययन किस प्रकार किया गया? तो हमने पिछली कक्षाओं में उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा है कि वस्तु का आवर्धन करने के लिए एक उत्तल लेंस या लेंसों का संयोजन प्रयोग किया जाएगा, तो वह वस्तु हमें आवर्धित रूप में दिखेगी। तो इसी प्रकार सूक्ष्म कोशिका का अध्ययन करने के लिए जो हमारी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम क्या करेंगे? लेंसों के संयोजन, एक अभिदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वस्तु का आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ वस्तुओं के उदाहरण दिए हुए हैं और कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं कि यह किस साइज, ये यहाँ पे साइज दिया हुआ है। ठीक है, ये वस्तु दी हुई है और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वह किसके द्वारा विजिबल होगी। सौ मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। जैसे 0.1 मीटर मुर्गी का अंडा, ये हमारी यहाँ पे ये दिखा हुआ है नग्न आंखें, नग्न आंखों से हमारे लिए विजिबल है। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का मछली का अंडा भी हमारे लिए विजिबल है। धीरे धीरे अब यहाँ पे हमारे आंखों की विभेदन सीमा कम होती जा रही है। जैसे जैसे साइज और छोटा होता जाएगा विभेदन सीमा समाप्त होते जाएगी। जैसे कि 1 mm का अगर अमीबा होगा तो वह हमें बहुत ध्यान से देखने पे नग्न आंखों से दिखाई देगा। अब इसके बाद की जो भी साइज, इससे छोटा जो और साइज होता जाएगा, जैसे कि 100 म्यू, 100 म्यू एम, 10 म्यू एम, 10 म्यू एम, 1 म्यू एम, ये सब अब क्या है? 1 mm के बाद की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें दिखना बंद हो जाएगी, हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखेगी। इसकी स्टडी के लिए जो हमने अभी लेंसों का एक संयोजन की बात की थी, उससे हमने क्या बनाया है?
सूक्ष्मदर्शी बनाया है, उसकी सहायता से इन छोटे आकारों की स्टडी की जाती है, जो कि 100 म्यू हो सकता है, उससे भी छोटा 10 म्यू हो सकता है, उससे भी छोटा 1 म्यू एम हो सकता है। 100 म्यू एम क्या है? अधिकांश पादप और जंतु कोशिकाएं, जिस हम कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं, वो 10 म्यू एम क्या हो सकता है? उस कोशिका के अंदर का केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या कोई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। और उससे भी छोटे 1 म्यू, सबसे छोटे जीवाणु जो 1 म्यू एम के होंगे, वह प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्टडी किए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद ये अपने को यहाँ पे एंड दिख रहा है, मतलब ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की लिमिट हो गई कि हम 1 म्यू का सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं 1 म्यू एम के, उनकी स्टडी हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं। अब इसके आगे भी दिए हुए हैं, इसके आगे हमें दिया हुआ है विषाणु, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, छोटे अणु, परमाणु। अब इनको देखने के लिए क्या करें? यहाँ तो अब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी नहीं काम कर रहा है, उससे भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी का एडवांस्ड फॉर्म बनाया गया, जिसे बोला गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब इससे जो 1 म्यू एम से छोटे साइज के जीवाणु या जो भी वस्तु है उसे देखना हो, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। क्या हो सकते हैं? 100 नैनोमीटर का विषाणु हो सकता है। किसी राइबोसोम की स्टडी करनी हो तो हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। हमको प्रोटीन या लिपिड की स्टडी करनी है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हमें यह देखना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी बनाया उनके अरेंजमेंट से, जिसमें प्रकाश को प्रकाश के स्रोत के लिए सामान्य लाइट का प्रयोग किया गया या सूर्य प्रकाश का प्रयोग किया गया, और उसमें उन्होंने किसी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित फॉर्म में देखा, उसे आवर्धित करके देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? कॉर्क के एक टुकड़े को देखा, जो उन्हें कैसे दिखाई दिया? छोटे छोटे कोष्ठकों के जैसा दिखाई दिया। तो इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? इसका नाम उन्होंने दे दिया सेल, क्योंकि उसको देख के उनके दिमाग में कैदियों के लिए जो ऐसी सटी हुई जेल रहती थी जिसे सेल बोला जाता था, वो दिमाग में आया, तो उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? जो सबसे पहले उन्होंने देखा, सेल। रॉबर्ट हुक के जो सूक्ष्मदर्शी था, उसकी आवर्धन क्षमता क्या थी? वो 200 से 300 गुना आवर्धन क्षमता थी। मतलब अगर किसी 1 सेंटीमीटर वाली चीज को हम देख रहे हैं, तो वो हमें अब कितनी दिख सकती है? 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक की दिख सकती है। ये रॉबर्ट हुक का जो सामान्य माइक्रोस्कोप था उसकी बात हो रही है। तो कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया। सबसे पहले कोशिका को माइक्रोस्कोप में उनके ही द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया, जिसकी की आवर्धन क्षमता कितनी थी? 200 से 300 गुना। कौन थे वह? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की संरचना बताई हुई है। चलिए अब देखेंगे आगे। यह एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है। ये जो इसका नीचे वाला बेस दिख रहा है, जिसपे ये पूरा टिका हुआ है, इसे बोला जाता है आधार। यह एक यहाँ पर दर्पण दिया हुआ है, यह मंच है। ठीक है, हम इनकी बात भी करते जाते हैं। दर्पण, दर्पण क्या कार्य करता है? इसको सेट करके यहाँ पे सूर्य का प्रकाश या कोई और प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, सूर्य प्रकाश, जिसे हम यहाँ मंच पे रखे हुए जो भी यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे, मंच पे स्लाइड रखी जाएगी यहाँ पे, जिसे हमें आवर्धित फॉर्म में देखना है, उसको ये मूवेबल फॉर्म में होता है दर्पण। तो उसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि लाइट का फोकस नीचे यहाँ स्लाइड पे पड़े। इस प्रकार के ये लेंसेस लगे होते हैं, ये अभिदृश्यक लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस और ये नेत्रिका, यह इनके मिलने से ही किसी भी माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता तय होती है। इन्हीं के कारण ही हमें यहाँ जो स्लाइड में रखा गया है वह हमें आवर्धित रूप में
दिखाई देता है। इसे बोला जाता है काइनली बॉडी पार्ट। ये हैंडल है और यह है सूक्ष्म संयोजन घुंडी। इसके द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है लेंसों का। और ये स्थूल समायोजन घुंडी है बड़ी वाली, इसको भी घुमा के ये जो नेत्रिका लगी हुई है और जो बॉडी कायनली है इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। इनको घुमा के साथ में इस दर्पण को सेट करके, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई स्पेसिमेन रख दिया स्लाइड में, ये यहीं रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं अब होगा। एक तो हम लेंसों के पावर से कि ये 10x का है, ये 10x का है, पहले हम वो निश्चित कर लेते हैं। अब दर्पण को सेट कर लिया जाए कि प्रकाश यहाँ पे प्रॉपर पड़े, फिर ये सूक्ष्म समायोजन घुंडी और स्थूल समायोजन घुंडी को घुमाया जाता है और इस प्रकार, और यहाँ नेत्रिका से साथ ही साथ हम देखते भी रहते हैं, तो इस प्रकार से इनको घुमा के सेट किया जाता है कि यहाँ जो स्पेसिमेन रखा हुआ है जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हमें सबसे अच्छे फॉर्म में जिस टाइम नजर आएगा उसी समय हम सारा एडजस्टमेंट रोक देते हैं और आगे की स्टडी करते हैं। ये हमने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की बात करी। अब अभिदृश्यक लेंसों का पावर क्या हो सकता है, वो 10x और 40x भी हो सकते हैं। यह दृश्य प्रकाश में बेहतर आवर्धन और विभेदन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। स्कूल्स में आपको ये माइक्रोस्कोप आपकी लैब में देखने को मिलेंगे। अभी हमने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी देखा, अब यह एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में जिस वस्तुओं का या जिस कोशिकाओं का अध्ययन हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं वह उसके भी दायरे से बाहर है और सूक्ष्म है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है। वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, प्रकाश का यूज कर रहे थे, सूर्य प्रकाश, या कई बहुत पहले के टाइम में आस पास में मोमबत्ती या बल्ब लगा के सेट किया जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में प्रकाश का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग हो रहा है। इससे हम नैनोमीटर स्तर पर कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। ये अभी हमने देखा था चार्ट में। और नैनोमीटर कितना छोटा होता है, नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। कितना छोटा है नैनोमीटर, 1 अरबवां छोटा भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रयोग दिया हुआ है जिसमें क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप लिया, वहां पे हमने एक मिलीमीटर स्केल को लिया वहां पे, ठीक है, उस मिलीमीटर स्केल को लेंगे, फिर हम उसे सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पे मंच पे रख देंगे और फिर उसके बाद दर्पण को और समायोजन घुंडी को उस पे फोकस करेंगे और नेत्रिका के माध्यम से गोलाकार दृश्य क्षेत्र के व्यास का अवलोकन करके इसे किस में लिख लेंगे, हम मिलीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है, मतलब क्या किया है कि स्केल लगा दी है, अब हम उस नेत्रिका से उसको देख रहे हैं, तो जो गोलाकार जहां से नीचे से हमें दिखाई देगी वह एरिया गोलाकार होता है। अब इस एरिया, इस व्यास में जितने मिलीमीटर उस स्केल के आ रहे हैं उसे हम नोट कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए दृश्य क्षेत्र का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर है, इसका अर्थ है अब 5 मिलीमीटर को म्यू मीटर में चेंज कर दिया है, तो उसके लिए क्या करा कि 5 इंटू 1000, तो अभी कितना हो गया, 5000 म्यू एम, 5 म्यू मिलीमीटर अब 5000 म्यू मीटर में चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे अपन, अब स्केल को हटा देंगे और सूक्ष्मदर्शी पर हम एक प्याज की झिल्ली को रखेंगे। प्याज की झिल्ली की स्लाइड बना के हम उसमें रखेंगे। स्लाइड पर अब इसे फिर से फोकस करते हैं, एडजस्ट करेंगे समायोजन घुंडी को भी, दर्पण को भी। इसके लिए फोकस थोड़ा कुछ अलग ही रहेगा जो स्केल में था उससे। अब उसी व्यास के अनुदिश उपस्थित कोशिकाओं की संख्या को गिन लीजिए। अब हमें उसमें जो कोशिकाएं नजर आ रही है उसे हम गिन लेना है उसी व्यास के अनुदिश, किस जो हमको 5 mm मिला था जिसे हमने म्यू एम में कन्वर्ट कर लिया था, जो 5000 हो गया है, उसी व्यास के अनुदिश हमको क्या कर लेना है, कोशिकाओं की संख्या को गिन लेना है।
मान लीजिए कोशिकाएं कितनी आ रही है उस एरिया में, 20 आ रही है या 25 आ रही है। तो अब एक कोशिका का हमको, जैसे हमने तो यहाँ पे उस एरिया में ऐसी 20 कोशिकाएं या 25 कोशिकाएं गिनी है, हमको क्या पता लगाना है, इस एक कोशिका का आमाप पता लगा रहे हैं, उसकी गणना हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, उस कोशिका का अनुमानित अनुमाप माइक्रोमीटर में दृश्य क्षेत्र का व्यास और व्यास के अनुदिश कोशिकाओं की संख्या कितना निकला था, म्यू एम माइक्रोमीटर में कितना निकला था, हमने इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो 5000 आया था। और मान लीजिए कोशिकाओं की संख्या 25 है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो क्या आ गया, एक कोशिका का अनुपात अनुमाप अब कितना आ गया है, 200 म्यू एम, 200 माइक्रोमीटर आ गया है। ठीक है, यदि प्याज की झिल्ली की एक कोशिका का अनुमानित आमाप 200 म्यू एम है, तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी इस कोशिका को कितना आवर्धित करेगा। ठीक है, अब ये इसका रियल माप है कि 200 म्यू एम है। तो अब हमें ये जो नेत्रिका में दिखाई देगा ऊपर, वो 200 म्यू एम से हमको बड़ा दिखाई देगा। वो किस पे डिपेंड करता है, वह हम उसमें जो लेंस यूज कर रहे हैं वो कितने पावर का लेंस यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड। कौन कौन से लेंस, नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, अब नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस, तो मान लेते हैं कि हमने नेत्रिका लेंस भी 10x लिया है और अभिदृश्यक लेंस भी कितना लिया है, 10x लिया है। तो इनका जो गुणनफल होगा वह 100x आया। ठीक है, अब इन दोनों लेंसों का जो पावर है कितना हो गया, एक 10x का था दूसरा 10x का था, दोनों ने मिलके कितना पावर बना दिया, 100x का बना दिया है। ठीक है, अभी 100x का बन गया है तो हमें कोशिका कितनी बड़ी दिखाई देगी, 100 गुना बड़ी दिखाई देगी। हमारी कोशिका जो प्याज की झिल्ली है जो कितनी बड़ी है, जो 200 माइक्रोमीटर की है, अब हमें वो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, वह हमें 100 गुना बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटी से छोटी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कोशिका संरचना के अध्ययन को और स्पष्ट बनाता है। सूक्ष्मदर्शी की 3 मुख्य विशेषताएं, उसकी विभेदन क्षमता, उसका विपर्यास और उसकी आवर्धन क्षमता होती है। किसी पत्तियों में रंध्र को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, कोलोकेशिया की पत्ती की निचली सतह पे, ये तो हमको नग्न आंखों से तो दिखते ही नहीं है। हम देखेंगे कभी पत्ती पे हमको ऐसे छोटे छोटे छिद्र नहीं दिखे, बड़े बड़े छिद्र नहीं, जो कीड़े कर देते हैं, सूक्ष्म जीव कर देते हैं, एकदम छोटे छोटे से होते हैं जो नहीं दिखते। ये हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखेंगे। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ये रंध्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा पा रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के हम इस कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। उच्च कक्षाओं में, जो आगे की कक्षाएं आपकी रहेगी, उसमें और डिटेल में दिया रहेगा। सबसे पहले देखेंगे, कोशिकाएं विशेष ऊतकों और अंगों में संगठित होती है और सामूहिक रूप से विशिष्ट कार्य करती है। इन कोशिकाओं को इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने परिवेश के साथ अन्योन्य क्रिया करने की जरूरत होती है, या इन्हें परस्पर क्रिया करते रहने की जरूरत होती है। वो कोशिका ही अपनी उत्तरजीविता को, या वही सजीव रह पाएगी जो कोशिका अपने आसपास के वातावरण से या अन्य कोशिका के साथ परस्पर क्रिया करती रहे। ये अन्योन्य क्रियाएं कोशिका की सीमा पर होती है। सीमा मतलब उसकी, मान लीजिए ये कोशिका है एक, तो ये वाला जो लेयर है बाहरी आवरण जो इसका, ये क्या कहला रहा है यहाँ पर, सीमा। इसी सीमा पर से जहां पदार्थ कोशिकाओं और उसके बाहरी परिवेश के बीच आवागमन करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं और अपने परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसी सीमा को क्या बोला गया है, कोशिका झिल्ली बोला गया है।
किसी कोशिका के आसपास का वह आवरण जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक हो, वह उसकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह कोशिका की सार्वत्रिक विशेषता होती है। कोशिका झिल्ली एक पतला आवरण है जो कोशिका को प्रत्येक ओर से घेर के रखती है और उसकी अंतर वस्तुओं की रक्षा करती है। यह कोशिका की विशिष्टता को निर्धारित करती है। इसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। अर्थात वर्णात्मक रूप से पारगम्य मतलब यह कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होगी और कुछ पदार्थों को रोक देगी कि नहीं भाई आप कोशिका के अंदर नहीं आ सकते हो, या कोशिका से कुछ पदार्थों को बाहर जाने देगी और कुछ को रोक देगी, नहीं नहीं आपकी तो कोशिका के अंदर ही जरूरत है, आप बाहर नहीं जा सकते। इससे क्या बोलेंगे हम? पारगम्य। जिस प्रकार ऑक्सीजन, और हमने देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की कूपिकाओं की कोशिका झिल्ली से किस प्रकार पार हो जाती है। जो फेफड़ों में कोशिका पाई जाती है, जो एल्वियोलाई पाए जाते हैं, उसमें से उन उन कोशिकाओं में से ही O2 और CO2 का आवागमन चलता है। तो उसका कारण भी इन कोशिकाओं, ये जो एल्वियोल कोशिकाएं हैं, कुपिका की जो कोशिकाएं, उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वही होती है, वही इसके लिए वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें दो समान भार और समान आकार के आलू लिए गए हैं, आलू के टुकड़े जिनको छील लिया गया है। अब इसे हम बीकर क और बीकर ख नाम दे देते हैं, और एक जो क है उसके अंदर हम क्या डालते हैं? साधारण जल डालते हैं, और ख बीकर के अंदर हम नमक शक्कर का घोल डालते हैं। अब इसे हम, ये जो हमने दोनों बीकर तैयार कर दिए, इन्हें हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 घंटे के लिए हमने इन्हें लगभग लगभग ऐसे ही छोड़ दिया है। प्रत्येक टुकड़े का अब पहले हमने इसको पानी में या किसी घोल में डालने से पहले हमने इनका भार लिया था। अब हम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद पुनः इनका भार लेंगे और उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। हम क्या पाएंगे कि जो क बीकर है, जिसमें जिसे हमें साधारण जल में आलू को रखा था, उसमें आलू के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही उसके आकार में कोई परिवर्तन होता है। लेकिन हम ख बीकर, जिसके अंदर हम नमक या जल का, इसके अंदर हमने किसका घोल लिया है? नमक और जल, दोनों में से, ओ सॉरी, नमक और शक्कर, चीनी। और इस वाले बीकर में क्या है? इसमें सिंपली जल है। अब इस वाले ख में, जिसमें हमने नमक या शक्कर का घोल लिया था, हम एंड रिजल्ट क्या पाएंगे कि जो अब आलू का टुकड़ा है उसका भार कम हो गया है और उसका आकार भी छोटा हो गया है। इसका क्या कारण है कि ये इसका आकार क्यों छोटा हो गया है? क्योंकि ये जो इसके आसपास झिल्ली है, जिसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोल रहे हैं, उसमें से जल के अणु बाहर की ओर गति कर रहे हैं। आलू के अंदर के जो जल के अणु हैं, जल के अणु कहाँ गति कर रहा है? बाहर माध्यम की ओर गति कर रहा है। जिस विलयन में यह रखा हुआ है वह उसकी ओर गति कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जल के अणुओं की सांद्रता कैसी है? जल के अणुओं की सांद्रता कम है। जल के अणु की सांद्रता के कारण ऐसा हो रहा है। दोनों ही आलू में और बाहर जो ये घोल रखा है, दोनों में ही जल के अणुओं की सांद्रता अलग अलग है। उसके कारण जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, सॉरी, जल के अणु कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होंगे, जिससे क्या होगा? इसका साइज अब, इसका आलू का साइज अब छोटा हो गया है और भार भी कम हो गया है। और ये जो जल के अणुओं का गमन है, इसे क्या बोला जाता है? इसे परासरण बोला जाता है।
कोशिका झिल्ली जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने देती है, किंतु चीनी या नमक के अणुओं को रोक देती है। जल तनु विलयन क्षेत्र से सांद्र विलयन क्षेत्र की ओर गति करता है। अब तनु विलयन क्षेत्र से क्या मतलब है? जहां पे जल के अणुओं की सांद्रता अधिक और जो विलय के अणुओं की सांद्रता कम होगी। मतलब जो घोल की सांद्रता कम है लेकिन जो जल के अणु है उनकी सांद्रता अधिक होगी, तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? तनु। और सांद्र विलयन वह जहां पे जल के अणुओं की सांद्रता कम होगी। किसके कंपैरिजन में? विलय के अणुओं की सांद्रता के कंपैरिजन में। तो अब ये जो बाहर का विलयन जो हमने नमक और शक्कर का घोल लिया है वो कैसा विलयन हो गया? वो सांद्र विलयन हो गया। और आलू के अंदर जो है वह तनु विलयन हो गया। तो अब जल के अणु तनु विलयन से कहाँ की ओर गमन करेंगे? सांद्र विलयन क्षेत्र की ओर। कब तक करते हैं? जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती, दोनों ही क्षेत्र में जल के अणुओं की सांद्रता समान न हो जाती है। एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की इस गति को क्या बोलते हैं? परासरण या ऑस्मोसिस बोला जाता है। यह प्रक्रिया जल के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन जब एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो इसे क्या बोला जाता है? तब इसे बोला जाता है ऑस्मोसिस परासरण। और पदार्थ के कण सांद्रता में अंतर के कारण परस्पर मिश्रित होते हैं, जिसे सांद्रता प्रवणता भी कहते हैं। पदार्थ के कण क्या सांद्रता में अंतर के कारण क्या होंगे? परस्पर मिश्रित होते रहते हैं, जिसे हम सांद्रता प्रवणता भी कहते हैं। अब एक वर्ड अभी हमने देखा है परासरण, ठीक है। दूसरा है विसरण। परासरण में क्या हमने देखा कि एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गए या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। और अब विसरण में क्या होगा? उच्च से निम्न सांद्रता की ओर कणों की शुद्ध गति होती है। यह परासरण एक वर्णात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के पार जल का विसरण है। जल इसी परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जड़ों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे उदाहरण ले हम डिफ्यूजन का, विसरण का, कि हमने कमरे में अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, और वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसका धुआं या उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, तो वह क्या हो गया? वह हो गया विसरण। अब यहाँ पे कुछ विलयन दिए हुए हैं। पहला है एक कोशिका को अलग अलग सांद्रताओं के नमक या चीनी के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? पहला है यहाँ पे एक ऐसे विलयन में रखा गया है इसे जिसमें इस विलयन की सांद्रता और अंतःकोशिकीय माध्यम की विलय की सांद्रता दोनों ही कैसी है? बराबर है। मतलब यहाँ पे इसकी सांद्रता और इस इन कोशिकाओं के अंदर के विलय की सांद्रता दोनों ही बराबर हो गई, तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? समपरासरी विलयन बोला जाता है। इसमें इसे कुछ समय ऐसी ही स्थिति में छोड़ने के बाद भी कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब अगला कैसा दिया हुआ है यहाँ पे विलयन? यह जो विलयन है यह कैसा है? इसमें इसकी सांद्रता कम है, किससे? अंतःकोशिकीय माध्यम की सांद्रता से। इस विलयन की सांद्रता इस कोशिका के अंदर की सांद्रता से कम है, तो अब ये कैसा हो गया? ये हो गया अल्प परासरी। इसमें क्या होगा? अब जल के अणु इधर से विलयन से कोशिका में जाएंगे, मतलब यहाँ सांद्रता कम कम है विलय की, मतलब कि यहाँ पे किस चीज की सांद्रता ज्यादा हो गई? जल के अणु की ज्यादा हो गई, जल ज्यादा है यहाँ पे। तो जल हमने देखा कि जल के अणु अधिक सांद्रता से, मतलब जहां जल ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह जल के अणु कोशिका के अंदर जा रहे हैं,
अल्प परासरी विलयन में। तो अब यहाँ क्या हो गया, कोशिका का आकार बड़ा हो गया है। यहाँ पे यह जरूरी नहीं कि ये जल ही हो, हम जल समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। यहाँ कुछ और विलयन भी हो सकता है जिसकी क्या सांद्रता कम रहे, कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक रहे। उस समय क्या होगा कि यह यहाँ से कोशिका के अंदर जाएंगे अणु, और कोशिका का साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें विलेय की सांद्रता जो होगी वह ज्यादा होगी, और जो कोशिका के अंदर माध्यम, कोशिकीय माध्यम में विलेय की सांद्रता कैसी होगी, कम होगी। तो अब क्या होगा, यहां से यह अणु बाहर की तरफ आए, और क्या हो गया, थोड़ी देर में के बाद कोशिका का साइज छोटा हो गया। जैसे कि हमने आलू में देखा था, तो यह विलयन किस प्रकार का हो गया, ये वाला जो विलयन है ये हो गया अति परासरी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। संरचनात्मक रूप से कोशिका झिल्ली अत्यंत कैसी होती है, वह पतली होती है, 7 से 10 नैनोमीटर की होती है, और ये किससे मिलके बनी होती है, फैट्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इसमें दो क्या होते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये तरक मोज़ेक मॉडल की संरचना होती है। आगे की कक्षाओं में आप तरक मोज़ेल मॉडल मॉडल को या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर के रूप में आता है ये। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी बताई जा रही है, तरल मोज़ेक मॉडल की तरह है, जो किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये कोशिका झिल्ली की संरचना है, ठीक है। इसमें जो ये हमें गोल गोल स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से सटे हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, यह है लिपिड। ये कैसी होती है, बाय लेयर्ड लिपिड होती है, मतलब लिपिड की दो लेयर पाई जाएगी। ठीक है, ये भी लिपिड और ये भी लिपिड, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम किस प्रकार से बोलते हैं, बाय लिपिड, की इसमें लिपिड की दो परत पाई जाती है। और इसमें यह बीच बीच में जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यह पाए जाएंगे प्रोटीन। इनके बीच में फंसे हुए ही हमें प्रोटीन पाए जाएंगे। ये प्रोटीन चैनल की तरह भी कार्य करते हैं। इन प्रोटीनों का स्ट्रक्चर जब ओपन होता है तो ये चैनल ओपन हो जाता है, तो बाहर की कोई वस्तु इन चैनलों के द्वारा अंदर कोशिका में आती है। अब जरूरत नहीं है, यह चैनल वापस से क्या हो गए, यहाँ पे बंद हो गए। ठीक है, अब ये जो लिपिड की जो दो परत है, यह इसके दो सिरे होते हैं, एक तो यह सिरा और एक यह इसका टेल होता है। ठीक है, इस वाले इस सिरे को बोला जाएगा सिर, और ये वाले सिरे को बोला जाएगा पूंछ। जो ये सिरा होता है, यह हाइड्रोफिलिक सिरा होता है। किस प्रकार का सिरा होता है, यह हाइड्रोफिलिक सिरा होता है। और जो इसका ये टेल वाला पोर्शन है, ये इसकी जो पूंछ वाला पोर्शन है, यह कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक, या तो या क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब कि जलरोधी, जलरोधी सिरा होता है। यह इसका सिरा लिपिड का। ठीक है, झिल्ली में लिपिड की एक द्विपरत होती है, अणुओं की दो परतें जिनमें जल आकर्षी शीर्ष शीर्ष, ये बाहर की ओर पर, ये जिस बात की हमने, ये बाहर की ओर है, जल आकर्षी से शीर्ष है, तथा जल प्रतिकर्षी पूंछें भीतर की ओर होती है, जिनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। अब क्या होता है, झिल्ली के अंदर ये जो अणु होते हैं वह पार्श्व गति कर सकते हैं, मतलब पार्श्व गति कर सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम सकते हैं, इसलिए इन्हें कैसे बोला जाता है, फ्लूइड टाइप का बोला जाता है। कि जो अणु है वह पलट जाएंगे अपनी जगह पे, घूम भी सकेंगे अपनी जगह पे, मतलब सामने का सिरा पीछे, पीछे का सिरा नीचे, या पूरी तरह से घूम भी जाएंगे। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, हमने सबसे पहले देखा था, झिल्ली को क्या नाम दिया गया है, या किस प्रकार से उसे पढ़ा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अणुओं की इस प्रकार की गति करने या मूवमेंट करने के कारण यह इसका नाम पड़ा फ्लूइड। ठीक है, झिल्ली में प्रोटीन क्या गेट कीपर की भांति कार्य करते हैं और पदार्थों को भीतर आने और बाहर जाने में
सहायता करते हैं। ये अणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं जैसे मोज़ेक में टाइल है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? मोज़ेक नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया है इसे? मोज़ेक नाम दिया। फ्लूइड नाम क्यों दिया? क्योंकि अणु गति कर रहे हैं और ये टाइल्सों के फॉर्म में स्टेबल है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया है? इसलिए इन्हें मोज़ेक नाम दिया गया है। और इस स्टडी करते वक्त इस पूरे मॉडल को हमने मोज़ेक फ्लूइड मॉडल कहा है। सभी जीवित कोशिकाएं अपने परिवेश और अपने आसपास की कोशिकाओं के साथ कोशिका झिल्ली के माध्यम से संप्रेषण करती। संप्रेषण मतलब कि कनेक्शन बनाए रखती है अपने आसपास के वातावरण से और अपने जो पास में जो कोशिका दूसरी है उनसे। यद्यपि पादपों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत भी पाई जाती है। अब हम यहाँ पे किसी कोशिका की एक स्पेशल क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो वह क्या थी? कोशिका कोशिका झिल्ली थी। ठीक है, अब पादपों में या कुछ कवकों में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर और पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली के भी बाहर होता है। उसको क्या नाम दिया है? उसे बोला गया है कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। ये किसमें किसमें पाया जाता है? पादपों में, कवकों में और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या होता है? कोशिका को एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर देना और उसकी सुरक्षा भी करना। ठीक है, यहाँ एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है नेक्स्ट कोशिका झिल्ली से रिलेटेड। क्या करा है कि प्याज की पत्ती अथवा रोइयो, जिसे क्या बोला जाता है? क्रेडल लिली की पत्ती की एक झिल्ली लेते हैं हम, उसकी अस्थायी स्लाइड तैयार करते हैं और फिर उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि वह किस तरह से दिखाई देती है। इसी प्रकार एक स्लाइड हमने ये तैयार कर ली, एक अस्थायी स्लाइड, और दूसरी अस्थायी स्लाइड हमने किसकी तैयार कर ली? हमारे कपोल की, जो हमारे गाल के अंदर की भीतरी सतह की कोशिकाएं होती है उसकी। उसको खुरच के हम स्लाइड पे ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम एक अस्थायी स्लाइड तैयार करेंगे। फिर अब दोनों ही कोशिकाओं को हमने क्या करा? एक कांच की स्वच्छ स्लाइड पर ले लिया। स्लाइड पर एक बूंद जल डालने के बाद हम क्या डालते हैं? मैथिलीन ब्लू अभिरंजक की कुछ बूंदे डाल देते हैं। अब फिर इनके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं और दोनों स्लाइडों का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं। तो हम क्या देखेंगे? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं बॉक्स जैसे आकार की है और नियमित रूप से व्यवस्थित है, जबकि कपोल की कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं। ठीक है, दोनों में क्या हमको माइक्रोस्कोप पे देखने में आ रहा है? डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है दोनों का, कि जो प्याज की झिल्ली, अब हम इनको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। मैथिलीन ब्लू डालने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो प्याज की कोशिकाएं हैं, देखिए ये पूरे व्यवस्थित फॉर्म में है, ये एक के बाद एक क्रम में निश्चित है। ये यहाँ दूसरी चालू हो जाएगी इस तरह से। और जो कपोल, मानव कपोल के भीतरी भाग की कोशिकाएं, वो क्या अव्यवस्थित है? कोई इधर है, कोई इधर है। अब हमने इनको माइक्रोस्कोप से स्टडी करी दोनों स्लाइडों को, तो हम क्या पा रहे हैं कि जो पादप कोशिकाएं या जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, उनका आवरण तो वैसा ही रहता है, किंतु उनकी अंतर वस्तुएं संकुचित हो जाती है और आंतरिक और बाह्य आवरणों के बीच का स्थान बढ़ जाएगा। मतलब किस कारण हुआ? क्योंकि हमने वहां पे मैथिलीन ब्लू डाला हुआ है, जल डाला हुआ है। तो जो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता है, उसके कारण जो कपोल की कोशिकाएं हैं वह क्या हो गई? अत्यधिक संकुचित हो गई। वहां पे परासरण की प्रक्रिया हुई तो वो कोशिकाएं श्रिंक हो गई, जैसे आलू की हुई थी। लेकिन पादप कोशिकाओं में उनका स्थान मतलब कि जो दोनों के बीच, मान लीजिए कि ये पादप कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर अब हम माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं तो इसका जो अंतर वस्तुएं जो भी है वो सब संकुचित हो जाती है, पर लेकिन जो बाहर की कोशिका होती है वह सेम टू सेम, सॉरी, बाहर की जो झिल्ली होती है वो सेम टू सेम रहती है।
और जंतु कोशिका में क्या होगा कि अगर वो कोशिका ऐसी है तो संकुचित होके ऐसी हो जाएगी, सब अलग अलग हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर पाए जाने वाली कोशिका भित्ति है। इस प्रयोग के द्वारा यह बताया जा रहा था कि जो सेल वॉल होती है वो सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, आसानी से कोशिका का आकार परिवर्तित नहीं होने देती है। तो अब कोशिका भित्ति के बाद हमने क्या देखा है? कोशिका झिल्ली के बाद हमने क्या देखा है? कोशिका भित्ति। मानव में कोशिका भित्ति, कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए जब हमने जो कपोल की सतह की कोशिकाओं की स्लाइड बनाई थी, हमने उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखा कि वह संकुचित हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी। वहीं पादप की जो हमने स्लाइड तैयार करी थी पादप कोशिकाओं की, वह कोशिकाएं संकुचित नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? कोशिका भित्ति। क्या होता है कि पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है कि जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, बारिश, तेज हवा, आंधी, गर्मी, इससे इन्हें इनसे सुरक्षा के लिए एक दृढ़ संरचना की आवश्यकता होती है। देखिए, ईश्वर ने यहाँ पे पादप जैसी संरचना में जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर पाते, पर उनके ऊपर प्रकाश, गर्मी, तेज बारिश, हवा सभी का प्रभाव पड़ेगा, तो उससे सुरक्षा के लिए उन्होंने उसके आसपास क्या बना दिया है? एक कोशिका भित्ति बना दी है। कोशिका भित्ति पत्तियों और फूलों की दृढ़ता बनाए रखती है और उनके आकार को भी बनाए रखने में सहायक होती है, और साथ में पौधों को सीधा खड़े रखने में भी सहायता करती है। दृढ़ होते हुए भी कोशिका भित्ति कैसे नेचर की है? ये पारेगम्य। अगर पारेगम्य ये भी नहीं होगी, ये ही नहीं पारेगम्य होगी, तो कोशिका झिल्ली की पारेगम्यता का कोई औचित्य नहीं बचेगा। तो क्या है? कोशिका भित्ति पारेगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि जल और कुछ घुले हुए खनिज उसमें से आर पार आ जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली की वर्णात्मक पारेगम्यता के साथ कोशिका भित्ति की पारेगम्यता पादप जड़ों को मृदा से जड़ और पोषक तत्व अवशोषित करने में क्या करती है? सहायता करती है। जब हम चीनी के किसी सांद्र विलयन में रोइयों की पत्ती को रखेंगे या प्याज की झिल्ली को रखते हैं सांद्र विलयन में, तो क्या होगा? परासरण के द्वारा क्या होगा? पत्ती के अंदर जल की हानि होगी, जल के अणु पत्ती में से बाहर की ओर जाएंगे, तो पादप कोशिकाओं में क्या होगा? जल की हानि हो जाएगी। फिर भी कोशिकाएं आकार में क्या करती है? सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि उनकी दृढ़ कोशिका भित्ति उनका आकार को बनाए रखती है। जब कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है, तब कोशिका की अंतर वस्तुएं, जैसे कि हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति बाहर वैसी बनी रहेगी, लेकिन कोशिका झिल्ली अंदर की ओर संकुचित होगी, और साथ में उसकी जो अंदर की वस्तुएं, अंतर वस्तुएं जिन्हें हम बोले या कोशिकांक बोले, वह भी संकुचित हो जाती है। इससे यह हमें ज्ञात हो रहा है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका के मूल आकार को बनाए रखने में सहायक होती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका जैसे कपोल कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और जब उन्हें चीनी के घोल में रखा जाता है तब वे आसानी से संकुचित हो जाती है, और उनके आकार में परिवर्तन हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लेकिन यह भी इनकी स्पेशलिटी है, जंतु कोशिका की यह लचीलापन होना, उसकी कोशिकाओं का लचीलापन होना, यह जंतुओं की विशेषता है, ताकि उन्हें गति करने में सुविधा और सहायक रहे। पादप कोशिका भित्ति प्राथमिक रूप से किसकी बनी होती है? वह बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? ये अनेक ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से सेल्यूलोज बनता है। हमारे आहार में सेल्यूलोज रफेज के रूप में कार्य करता है, जो पाचन में सहायता करता है।
कवकों और जीवाणुओं जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों में भी अपनी कोशिकाओं को सुरक्षा और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने देखा था कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, पादप में पाई जाएगी, कुछ कवकों में पाई जाएगी और जीवाणुओं में पाई जाएगी। आगे देखेंगे अब कि कोशिका का आंतरिक भाग। अभी तक हमने कोशिका की कोशिका झिल्ली और कुछ कोशिकाओं जैसे पादप कोशिका, कवक और जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का को जाना। आगे देखेंगे उसके आंतरिक भाग। इनके आंतरिक भागों को क्या बोला जाता है, कोशिकांग या ऑर्गेनल्स। जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में अनेक उपकोशिकीय घटक होते हैं, उन्हें बोला जाता है कोशिका। अधिकांश कोशिकाओं के 3 मूलभूत भाग होते हैं। पहला, एक वर्णात्मक रूप से पारिगम्य झिल्ली जिसे हमने प्लाज्मा झिल्ली बोला है, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा उसका केंद्रक। यहाँ पे ये 3 कोशिकाएं हमें दिख रही है स्पष्ट रूप से, जो कि एक है यह जीवाणु की, यह है पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। ये जो इसकी बाहरी लेयर है इसे बोला गया है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब इसके अंदर जो छोटे छोटे हमको डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो बूंदे नजर आ रही है, वह क्या है, वह है राइबोसोम्स। यह इसके अंदर थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है बीच में, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है केंद्रकाप, जो कि उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ पे हम इसी के साथ यह बात भी कर ले कि जीवाणु के अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। स्पष्ट केंद्रक से मतलब है कि जो केंद्रक की संरचना होती है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वह किसी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। तो इस पे पाया जाता है यह केंद्रकाप जो आनुवांशिक पदार्थ है, और यह पूरे में इसमें पाया जाएगा कोशिका द्रव्य। और चलन हेतु एक उपांग होता है जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगली कोशिका दी हुई है पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर हमने पढ़ा, पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली से भी बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सबसे जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वह क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। फिर उसके बाद दूसरी लेयर जो होगी वह क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहला रही है, कोशिका झिल्ली कहला रही है। हमने अभी तक कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को देखा। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य है किसी कोशिका को की संरचना बनाए रखना, उसका आकार बनाए रखना और उसे सुदृढ़ता प्रदान करना। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, यह पारिगम्य होती है। किस प्रकार की पारिगम्य होती है, ये वर्णात्मक रूप से, कि ये सिलेक्टिव मटेरियल के लिए पारिगम होगी। जिस चीज की हमें कोशिका को जरूरत है उसे अंदर आने देगी और बाकी को रोक देगी कि नहीं भाई आप अंदर नहीं आ सकते। तो कोशिका झिल्ली का कार्य है कि वर्णात्मक पारिगम्य होती है, यह पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है। अगला होता है केंद्रक। ये जो गोल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है पादप कोशिका के अंदर, यह होता है केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर हमें यहाँ एक छोटा सघन क्षेत्र दिख रहा है जिसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और क्रोमेटिन होते हैं जो धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। केंद्रिका यह एक सघन पदार्थ है। इनके बारे में हम जनरल स्टडीज आगे और देखेंगे। ये अंतर्द्रव्य जालिका है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको अंतर्द्रव्य जालिका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, अब हम यहीं पे इनके डिटेलिंग भी करते जाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। केंद्रिका, न्यूक्लियस के अंदर जो सघन पदार्थ है केंद्रिका, इसका क्या कार्य होता है, यहाँ पे राइबोसोम के जो उपखंड रहेंगे उनका संश्लेषण होता है। फिर यह यहाँ केंद्रिका से बाहर
कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और राइबोसोम का निर्माण करते हैं। केंद्रिका के अंदर क्या बन रहा है? राइबोसोम के उपखंड बन रहे हैं। ये क्या है? ये अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, रफ अंतर्द्रव्य जालिका और स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे पूरे सब में, पूरी कोशिका में अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य उपस्थित है। ये हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे क्या बोला जाता है? हरित लवक बोला जाता है। इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये एक बड़ी खाली वैकेंट संरचना हमें दिखाई देती है, जिसे बोला जाता है रसधानी। वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर अतिरिक्त जल या अन्य पदार्थ स्टोर रहते हैं। तो यह हो गई पादप कोशिका। अब यह जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में भी पादप कोशिका के समान सभी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। क्या नहीं पाया जाएगा? एक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, दूसरा पर्णहरित नहीं पाया जाएगा, और जो रसधानियां पाई जाती है वह कभी इसमें अनुपस्थित होती है और कभी बहुत छोटे से रूप में होती है। और जंतु कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये गोल्जी का या गोल्जी बॉडीज है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं एक थैली के समान, एक दूसरे से सटे हुए, सेटल्ड, ये है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य से पूरी कोशिका में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतर्द्रव्य जालिका। केंद्रक, ये केंद्रक है, इसके अंदर सघन पदार्थ है, ये केंद्रिका है। और इस केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ धागे नुमा फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये यहाँ पे है बाहरी इसकी स्ट्रक्चर, ये जो एक परत पाई जाएगी वह कहलाएगी कोशिका झिल्ली। इसके अंदर कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। हमने अभी जीवाणु की कोशिका में देखा कि क्या देखा कि उसमें क्या बात करी कि उसके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं है, मतलब ऐसा केंद्रक नहीं है जो एक झिल्ली से या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, और अन्य झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी नहीं है। जीवाणु के अंदर जो दूसरे कोई कोशिकांग पाए भी जा रहे हैं तो वह किस प्रकार से हैं? वह झिल्ली रहित है। ऐसी कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया? प्रोक्योरेटिक कोशिकाएं कहा गया है। प्रोक्योरेटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिकी गतिविधियां प्रत्यक्षतः कोशिका द्रव्य में ही होती है। इसके विपरीत यूकेरियोटिक कोशिकाएं होगी ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर हमको सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जैसे हमने कि पादप और जंतु कोशिका में अभी देखा, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, और जो अन्य कोशिकांग होंगे वह भी एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, वह भी झिल्ली आबद्ध होते हैं। तो हमने अभी क्या कितने दो प्रकार की कोशिकाएं देख ली, प्रोक्योरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसमें क्या है? एक में केंद्रक स्पष्ट केंद्रक नहीं है, इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसे प्रोक्योरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु, और यूकैरियोटिक कोशिका जैसे कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका। यहाँ एक टेबल दी हुई है, कुछ संरचनाएं दी है और पूछा गया है कि किसमें पाया जाएगा। तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, ये जीवाणु कोशिका में और पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जैसे कि हमने बात किया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जीवाणु कोशिका में भी पाया जाएगा, पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट है सुस्पष्ट केंद्रक, झिल्ली से घिरा हुआ अनुवांशिक पदार्थ। अभी हमने बात करी यह जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे कैसी कोशिका बोला जाता है? प्रोक्योरियोटिक कोशिका बोला जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, इसलिए इन्हें कैसी कोशिका बोला जाता है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। आद्य केंद्रक या केंद्रकाभ, केंद्रकाभ से क्या मतलब है? झिल्ली रहित। या आद्य केंद्रक से क्या मतलब है? झिल्ली रहित अनुवांशिक पदार्थ, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ झिल्ली में से नहीं कलेक्ट किया हुआ, वह क्या कहलाता है? केंद्रकाभ। तो यह जीवाणु में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मतलब
कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो झिल्ली आबद्ध हैं, वो एक झिल्ली से घिरे हुए हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कैसी कोशिका है, यह प्रोकैरियोटिक है। और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं दोनों में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसलिए ये किस प्रकार की कोशिका होंगी, दोनों यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका हुई। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य तुलना की गई है। इसमें आद्य केंद्रक उपस्थित होता है, सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। इसमें एक सामान्य कोशिका का व्यास प्रोकैरियोटिक या पूर्व केंद्रीय कोशिका में कितना होगा, 1 से 10 म्यू होगा, और यूकैरियोटिक में कितना होगा, 10 से म्यू एम। एक जीव में कोशिकाओं की संख्या सामान्यतः एक कोशिकीय और इसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। अभी देखा हमने कि झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जो पूर्व केंद्रीय कोशिकांग है उसमें अनुपस्थित रहेंगे, और बहुकोशिकीय में सॉरी यूकैरियोटिक्स में उपस्थित रहेंगे। झिल्ली आबद्ध केंद्रक ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक्स में उपस्थित रहता है। अभी हमने जस्ट इस बारे में डिस्कस किया था। एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, उसको हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुकेंद्र की कोशिकाओं में, मतलब सुकेंद्र की कोशिकाएं मतलब कि यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अत्यंत पतले तंतुओं का एक जाल होता है, वह कोशिका के अंदर पंजर बनाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा, तंतुओं का जाल होगा जो कि कोशिकाओं के अंदर पंजर बनाते हैं, मतलब कि क्या बना रहे हैं, साइटोस्केलेटन बनाता है। यह कोशिका पंजर कोशिका को क्या देता है, संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करता है और उसके आकार को भी बनाए रखता है। यह कोशिका की गति और आंतरिक परिवहन में भी हेल्प करता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एक अलग इकाई के रूप में दिखाई देता है। कोशिका द्रव्य में मंड अथवा कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका के क्रिस्टल भी संग्रहित हो सकते हैं। कहीं कहीं साइटोस्केलेटन होगा और इन कोशिका द्रव्य में इसके साथ में कहीं किसी पादप कोशिकाओं में मंड या स्टार्च होगा और किसी कोशिकाओं के अंदर सिलिका के क्रिस्टल भी संग्रहित हो सकते हैं। इन्हें कोशिका अंतरंगक कहा जाता है। क्या बोला गया है, कोशिका अंतरंगक कहा गया है। अब सुकेंद्र की कोशिकाएं जो है, जो यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को इन सब कोशिकांगों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने क्या बात करी है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं रहती है। सुकेंद्रित कोशिकाएं विभिन्न कोशिकांगों में एक साथ स्वतंत्र रूप से विभिन्न जैव प्रक्रियाएं संपन्न करती है। ठीक है, इसके अंदर एक उस जीव द्रव्य के अंदर सारी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी, इसके अंदर अलग अलग कोशिकांगों में अलग अलग प्रकार की जैव प्रक्रियाएं होंगी। कोशिकांग कोशिका में एक नए पदार्थ भी, कोई नया पदार्थ बनाता है, कोई अपशिष्ट हटाता है, कोई कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ये मिलकर एक कोशिका के सभी कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कोशिका एक सूक्ष्म सजीव कार्यशाला की भांति होती है जिसका प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य करता है। अभी हमने क्या देखा है, सेल की पढ़ाई हमने चालू करी, कोशिका को समझना हमने चालू करा, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि कोशिका को कैसी कैसी टाइप की है। ठीक है, कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, या वो एक कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय है।
ठीक है, अब ये सब बात हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा कि सभी कोशिकाओं की एक विशेषता क्या थी? कोशिका झिल्ली, जो उसका सबसे बाहर का आवरण होता है, जो किसी कोशिका की सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ कोशिकाओं में, जैसे पादप जीवाणु में क्या देखा हमने? कोशिका भित्ति देखी। अभी तक हमने इन सारे टॉपिक के बारे में देखा। अब हम कोशिका के, ये कोशिका के बाहर की बात हो रही है, कोशिका झिल्ली और ये कोशिका भित्ति भित्ति। अब हम इस कोशिका के अंदर के जो घटक हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? जिन्हें हमने नाम दिया है कोशिकांग। कोशिकांग या फिर ऑर्गेनल्स, हमने इन्हें नाम दिया है कोशिकांग। उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला कोशिकांग कौन सा देख रहे हैं? हम देख रहे हैं केंद्रक। ठीक है, ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, जंतु कोशिका का डायग्राम है यह। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है केंद्रक। और इसके अंदर जो अपन को डार्क कलर का एक नजर आ रहा है, ये जो डार्क कलर का हमें अंदर की साइड दिख रहा है, इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया है केंद्रिका। ये और डिटेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का बनाया गया है यहाँ पे। ये केंद्रिका है। और ये जो छोटे छोटे हमें यहाँ पे थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन ही क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। कब? कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय यह क्रोमेटिन क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र बन जाते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। यहाँ पे केंद्रक के एक और डायग्राम दिया है, इसे देखेंगे अब हम। वही सबसे, यह द्विपर्तीय केंद्रक की झिल्ली है। बीच का पोर्शन हमने बात करी अभी, सघन, जो कि केंद्रिका कहलाता है। और केंद्रक की जो झिल्ली है, उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? केंद्रक छिद्र बोला जाता है। ये छोटे छोटे छिद्र जो हमें दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। और इस केंद्रक के अंदर हमको ये धागेनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या नाम दिया है? क्रोमेटिन नाम दिया है। ये क्रोमेटिन ही जब कोशिका विभाजन की स्थिति बनती है, जब कोशिका विभाजित होती है, तब यह क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिन। तब यह क्रोमेटिन बन जाएंगे क्रोमोसोम। गुणसूत्र। केंद्रक को क्या नाम दिया हुआ है? केंद्रक को कूटबद्ध अनुदेशों का कोड। कूटबद्ध अनुदेशों का कोड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर के लिए ऑर्डर देने का केंद्र। एक ऐसा होता है, ये एक द्विपर्तीय आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। इसमें छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रिका केंद्रक में स्थित एक सघन गोल पिंड होता है। इस केंद्रिका के अंदर हमने बात करी है कि राइबोसोम की उप इकाइयां बनती है। यह उप इकाइयां केंद्रक द्रव्य से निकल के बाहर कहाँ आ जाती है? कोशिका द्रव्य में आ जाती है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य है। अब ये कोशिका द्रव्य में आके यहाँ पर राइबोसोम की इकाइयों का निर्माण करती है। ये जो क्षणनुमा स्ट्रक्चर क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं, तो इनका कार्य होता है माता पिता से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति के लिए डीएनए के रूप में सूचना को ट्रांसफर करना। यह क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे माता पिता के गुण संतति कोशिका के अंदर आते हैं। गुणसूत्र डीएनए और विशेष प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है? इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। डीएनए अणु में, इनमें क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी होती है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन बोला जाता है
मतलब डीएनए के छोटे छोटे जो खंड होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, जीन, और इन्हीं के अंदर आनुवांशिक जानकारी निहित होती है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे जैसी संरचनाओं के उलझे हुए जाल के रूप में दिखाई देते हैं। जब भी कोशिका विभाजित होने जाती है तो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित हो जाते हैं और यह माता पिता से संतति कोशिकाओं में लक्षणों को माता पिता से संतति कोशिकाओं में लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र के में डीएनए दिखाए जा रहे हैं। गुणसूत्र किससे बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से। अभी हमने बात करी केंद्रक की, लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर में जिस प्रकार से सृष्टि की रचना उन्होंने विशेष प्रयोजन से करी है, उसी प्रकार हर एक छोटी सी छोटी वस्तु पदार्थों या किसी सजीव कोशिका का निर्माण भी बहुत सोच समझ के हुआ है। जिस प्रकार कि मनुष्य में आरबीसी नाम की परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। इससे उसमें क्या गुण है कि वह ज्यादा से ज्यादा लाल रक्त कणिकाओं का क्या गुण होता है कि वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है शरीर के पूरे भाग में। तो अगर उसके अंदर केंद्रक नहीं है इन कोशिकाओं में, तो वहां पे ज्यादा क्षेत्र मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है ज्यादा क्षेत्र, कि वहां पे हीमोग्लोबिन ज्यादा रहे। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये सभी कोशिकाओं तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। चूंकि इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये स्वयं की मरम्मत भी नहीं करती है और लगभग 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। जीवाणु जैसे स्ट्रक्चर कोशिका में हमने वहां पे क्या देखा था, केंद्रकाप देखा था, जिसे न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। वह क्या था, उसका आनुवांशिक पदार्थ था जीवाणु का, जो कि झिल्ली से घिरा हुआ नहीं था। अभी हमने न्यूक्लियस देखा, केंद्रक। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोला गया है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला गया है। राइबोसोम की एक इकाई 2 उप इकाइयों से बनी होती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से भी होते हैं और अंतर द्रव्य जालिका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े होते हैं, जहां पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। सबसे प्रमुख कार्य राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बताया गया है। ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी उत्पत्ति या यह केंद्रिक झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ और एक रफ। मतलब कि एक चिकनी मतलब कि स्मूथ और एक होती है रफ मतलब रुक्ष। तो स्मूथ या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होगी, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट्स नहीं है। ये छोटे छोटे लगे हुए हमें यहाँ इसमें चिपके दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है राइबोसोम है। तो जिस जालिका में राइबोसोम नहीं लगे हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो चिकनी दिखती है, उनका नाम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कर दिया। और जिन अंतर्द्रव्य जालिका में हमें राइबोसोम दिख रहे हैं वो खुरदुरी नजर आती है माइक्रोस्कोप से, तो उनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका रख दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ विशेषीकृत कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि हमने बात करी रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को क्या बोला जाता है, इसे पैकेजिंग और शिपिंग का केंद्र बोला जाता है या इसे डाकघर भी बोला जाता है। ये कैसी संरचना होती है, चपटी थैली जैसी संरचनाओं की ढेरी होती है। ऐसी ये एक के नीचे एक ऐसी ढेरी के रूप में रहते हैं। इसे पूरा को गोल्जी उपकरण बोला जाता है।
और यह अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ा हुआ रहता है। ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है? ये अंतर्द्रव्य जालिका से और अन्य कोशिकांगों से जुड़ा होता है। गोल्जी उपकरण कोशिका के डाकघर की भांति कार्य करता है। यह प्रोटीन और लिपिड को रूपांतरित, वर्गीकृत और पुटिकाओं में पैक कर देता है। गोल्जी उपकरण जो हमारे वसा और प्रोटीन होगा वो उसको है ना ऐसी गोल पुटिकाओं के रूप में पैक कर देता है। ये बस सिंपल पुटिकाएं बन गई। इसके अंदर वसा भी हो सकती है और प्रोटीन भी हो सकता है। इसमें पैक करके पुटिकाओं के निर्माण के साथ साथ गोल्जी का काम करेगा, गोल्जी बॉडी काम करेगा इनके परिवहन का, स्त्रवण का, और इन्हीं के द्वारा लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। लाइसोसोम हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर देखा था जो कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह गोल्जी उपकरण यहाँ पे बताया गया है। ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर एक के नीचे एक ढेरी के रूप में होते हैं, यह गोल्जी बॉडी उपकरण होता है और इन्हीं से ये देखिए यहाँ पे ये पुटिकाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है। तो हमने इस गोल्जी उपकरण को क्या देखा कि ये पैकेजिंग किया और शिपिंग, फिर ये पुटिकाओं के रूप में यह आगे इनका परिवहन हो जाता है। तो यह पैकेजिंग और शिपिंग का कार्य करते हैं। अब हमने बात करी कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। तो अभी लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम कोशिकाएं निर्मलन प्रणाली होती है, मतलब साफ सफाई का कार्य समझिए आप हमारे कोशिका के अंदर। कोशिकाएं अपनी कोशिकीय गतिविधियों के दौरान अपशिष्ट पदार्थ और क्षतिग्रस्त कोशिकांग निर्मित करती हैं। अगर ये इसी प्रकार से कोशिका के अंदर ही संचित होते गए क्षतिग्रस्त पार्ट या अपशिष्ट पदार्थ, तो फिर कोशिका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक लाइसोसोम नामक एक झिल्ली आबद्ध थैले बनाए गए की संरचना हुई। ईश्वर ने कोशिका के अंदर ही उसकी साफ सफाई का के लिए सिस्टम भी बना दिया, जिसे हमने क्या नाम दिया? लाइसोसोम नाम दिया। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो भी अवांछित पदार्थ हैं उनका अपघटन, विघटन करते हैं, जिससे कि क्या कोशिका स्वस्थ और स्वच्छ बनी रहती है। अब विघटन से बने, जैसे कि प्रोटीन का अननेसेसरी प्रोटीन है हमारे पास, उसका विघटन किया लाइसोसोम में, तो अब प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। तो हम ये जानते हैं कि प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से। अब यहाँ पे लाइसोसोम अवांछित प्रोटीन को अगर विघटित कर रहा है तो किसमें वो टूट जाएंगे? वो टूट जाएंगे एमिनो एसिड्स में। और अब यह एमिनो एसिड्स पुनः उसी कोशिकाओं में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से मानव की शुक्राणु कोशिकाओं में लाइसोसोमिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे कि जब क्या होता है, शुक्राणु किसी अंडाणु के कांटेक्ट में आता है तो ये लाइसोसोम एंजाइम एक्टिव होते हैं और अंडाणु की बाहरी परत में विघटन कर देते हैं। उसी के कारण ही निषेचन की क्रिया संपन्न हो पाती है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम माइटोकॉन्ड्रिया। यह एक द्विपरतीय झिल्ली है। इसमें एक द्विपरतीय झिल्ली पाई जाती है, पहली बाहरी झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली, जो कि उस झिल्ली के अंदर अंतर्वलन बने होते हैं, अंतःकटक बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? अंतःकटक। ये देखिए अंतःकटक बने हुए हैं, इन्हें नाम दिया जाता है, इन्हें क्रिस्टाई भी बोला जाता है। अब ये भीतरी झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में हमें स्पेस दिख रहा है, ये यहाँ पे बता रहे अंतर झिल्ली और अवकाशी झिल्ली के बीच का ये अवकाश है। इस झिल्ली और इस झिल्ली के बीच में जो गैप है इसे अंतर झिल्ली अवकाश बोला गया है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो हमें गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स है। और
यह धागेनुमा संरचना, कुंडलित वलित संरचना क्या है? डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ग्लूकोज और अन्य अणु को विघटित करके शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा को निर्मुक्त करना। मतलब ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसे इसीलिए क्या बोला जाता है? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे जो हम भोजन लेते हैं वह ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में टूटा हुआ होता है। यहाँ पे ग्लूकोज से वह और सरल रूप में विघटित होता है, जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यही ऊर्जा कोशिका के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो क्रिस्टाई इसमें बने हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यह है कि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया है, जिससे कि वहां पे रासायनिक क्रिया होने के लिए ज्यादा जगह मिले और अवशोषण के लिए भी ज्यादा जगह मिल सके, जिससे कि ऊर्जा का जो उत्पादन है वो सरल हो जाए और ज्यादा हो। नेक्स्ट दिया हुआ है लवक। लवक पादप कोशिकाओं में भोजन संश्लेषण और अन्य क्रियाकलापों का क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। हमने पहले भी देखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं, ये हमने पढ़ा है। परंतु ये भोजन किस प्रकार, कहाँ से संश्लेषित करते हैं? पौधे में भोजन संश्लेषण और भंडारण के लिए क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। यह हमने जब पादप कोशिका का अध्ययन किया था स्टार्टिंग में, तो हमने यह स्ट्रक्चर, उसके एक ग्रीन कलर की संरचना हमें पादप कोशिका में दिख रही थी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं थी। उसका नाम हमने हरित लवक दिया था। इस हरित लवक में यह भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। पहली ये बाहरी झिल्ली, फिर ये दूसरी भीतरी झिल्ली। इसमें भी धागेनुमा स्ट्रक्चर ये पाया जाएगा, जो कि क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। और ये छोटे छोटे दाने या बिंदु समान संरचनाएं क्या कहलाएगी? राइबोसोम कहलाएगी। अब इसमें स्ट्रोमा या पिटिका नाम का एक अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, पूरे में भरा हुआ है अर्ध तरल पदार्थ। इस अर्ध तरल पदार्थ के बीच बीच में ये एक चक्रीय संरचना होती है, झिल्ली नुमा संरचनाएं होती है। डिस्क के आकार की या डिस्क के आकार की या चक्री नुमा संरचनाएं होती है। इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल ही प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सूर्य प्रकाश को यह क्या कर लेता है? क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाए और पौधे अपना भोजन बना पाए। संश्लेषित शर्करा स्टार्च के कणों के साथ पीठिका में ही संग्रहित हो जाती है। यहाँ पे जो शर्करा बन रही है, ग्लूकोज बन रही है, वह स्टार्च के रूप में इस पीठिका स्ट्रोमा में संग्रहित हो जाएगी। तो ये अभी हमने क्या देखा? हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों इन एक कोशिकीय जीवों के साथ एक विकासीय इतिहास साझा करते हैं। क्या बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो कि जीवाणुओं से भी मिलती है। जैसे दोनों में अपना डीएनए है, राइबोसोम है। लेकिन वैदिक विज्ञान के अनुसार यह तथ्य मान्य नहीं है कि विकासीय इतिहास से किसी जीवाणु से मनुष्य का निर्माण हो जाए या किसी एक कोशिका से मनुष्य का निर्माण हो जाए। यह कथन मिथ्या है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में हमने यह जाना है कि ईश्वर ने पादप की संरचना भी करी है, एक कोशिकीय जीव की संरचना, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य की संरचना भी करी है। मनुष्य एक कोशिकीय जीव से विकसित होकर नहीं बना है, ईश्वर ने मनुष्य को ही उत्पन्न किया है। कुछ फलों में हमने
कलर देखे हैं जो कि अन्य प्रकार के वर्णक होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, हम वर्णिलवक बोला जाता है। हमने जो ग्रीन कलर का पत्तियों में देखा है या ग्रीन पौधे के ग्रीन पदार्थ भागों में देखा है, उसे पर्णहरित नाम दिया है। लेकिन कुछ पौधों की पत्तियों में या फलों में दूसरे कलर्स होते हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया है, वर्णिलवक नाम दिया है। ऐसे चटकीले रंग परागण के लिए परागणकारियों और फल खाने वाले जंतुओं को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कलर देना, चटक कलर देने के पीछे ईश्वर की यह प्रयोजन रहा है कि चटकीले रंग परागण के लिए परागणकारियों को आकर्षित करेंगे, जिससे कि बीजों के प्रकीर्णन में सहायता मिलेगी। परागण होगा तो बीजों का प्रकीर्णन में सहायता होगी, और जो हमारे जैव विविधता है हमारे पर्यावरण की, वह बनी रहेगी। आगे दिया है कि कुछ लवकों में वर्णक नहीं होते हैं, अतः वे रंगहीन होते हैं, इन्हें क्या बोला गया है, अवर्णी लवक बोला गया है। जैसे कि आलू और अरबी की कोशिकाओं में कुछ अवर्णी लवक स्टार्च की उपस्थिति। लेकिन वैदिक विज्ञान के अनुसार अवर्णी लवक नाम का कोई तत्व नहीं होता है, यह मिथ्या है। अवर्णी लवक सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें वर्ण ना हो। छंद रश्मियों की गति से सभी पदार्थों में वर्ण उत्पन्न हो चुके हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत रज तम जागृत होते हैं, तब महत का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जो सृष्टि निर्माण के 10 स्तर होते हैं, सृष्टि निर्माण के 10 स्तर होते हैं, तभी बड़ी छंद रश्मियों से श्वेत रंग की उत्पत्ति हो जाती है सभी पदार्थों के लिए। तो इसलिए इन्हें अवर्णी लवक नहीं बोला जा सकता कि इनमें कोई भी कलर नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। प्रारंभिक जो कलर्स होते हैं उन्हें हमारे ऋषि ने समाधि अवस्था में भी देखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे इस बात का खंडन किया जाता है कि ये अवर्णी कुछ अवर्णी लवक होते हैं, जबकि छंद रश्मियों के द्वारा की गति के द्वारा सभी पदार्थों और तत्वों के लिए रंग उत्पन्न किए जाते हैं। अगला दिया हुआ है रसधानी, भंडारण और अवलंब के लिए कोशिकांग। हमने एक बड़ा सा खाली स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर देखा था जिसे हमने नाम पादप कोशिका में देखा था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, रसधानी नाम दिया था। पादप कोशिका का आधा पार्ट या रसधानी घेरे हुए रहता है। ये क्या करता है, ये पौधे को भोजन तैयार करने और उसे अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सहायता करता है। कोशिका में जल, खनिज और अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होते हैं, पादप कोशिका में जल, खनिज और अपशिष्ट पदार्थ रसधानी में ही संग्रहित होते हैं। यह किस प्रकार की होती है, एकल वर्णात्मक रूप से पारेगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। अभी तक हमने जो मोस्टली स्ट्रक्चर देखे वह किस प्रकार के थे, वह दोहरी झिल्ली वाले थे। यह कैसी झिल्ली वाला है, यह एकल झिल्ली वाला है। रसधानी कोशिका रस नामक जलीय तरल से भरी होती है। इसमें क्या पाया जाता है, सेल सेप या कोशिका रस पाया जाता है। रसधानी जल, खनिज, शर्करा और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है। यह जल को संग्रहित करती है और रसधानी कोशिका के भीतर दबाव को बनाए रखने में सहायता करती है। अगर पादप कोशिकाओं के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो रसधानी ही रिस्पॉन्सिबल होती है या उसी वही सहायता करती है कि कोशिका का आकार आसानी से बदले नहीं। वह कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है, और जब कोशिकाओं में जल हानि होने लगती है तो वह उसका भी संतुलन करती है। जब हमने देखा है कि पौधों में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होता है तो रसधानी से जल की हानि होती है। इसके साथ ही कोशिकाओं की दृढ़ता कम हो जाती है और पौधा मुरझाने लगता है। देखते नहीं हम, पौधा अगर पानी नहीं डाला है 2 दिन तो पौधे कैसे लटक जाते हैं, पत्तियां कैसे लटक जाती, क्योंकि
जो उसके अंदर राजधानी है, जो एक्स्ट्रा जल और अन्य तत्वों का स्टोर करे हुए है, यहाँ से अब जल की हानि होने लग जाएगी। बाहर राजधानी से जल निकलने लग जाएगा, जिससे कि जो वह कोशिका है उसकी दृढ़ता भी कम हो जाएगी। जंतु कोशिकाओं में कभी कभी राजधानी इकट्ठी उपस्थित रहती है और वह छोटी रहती है। आगे दिया हुआ है कि सामान्य कोशिका किस प्रकार वृद्धि और विभाजन करती है। हमने देखा होगा कि हमारी त्वचा पर अगर कोई छोटा कट लग जाता है तो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसका कारण ही यह होता है कि कोशिका वहां पर उन पुरानी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर देती है और नई कोशिकाएं बन जाती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं पुरानी मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए वृद्धि करती है और विभाजित भी होती है। जब हमारा शरीर वृद्धि करता है तो ऐसा केवल इसलिए नहीं होता कि कोशिकाएं बड़ी हो जाती है। कोशिकाएं केवल एक निश्चित आकार तक ही बढ़ सकती है, परंतु वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होती है। कोशिकाओं की वृद्धि होने का कारण, हमारे घाव के बढ़ने का कारण होता है कोशिका का विभाजन होना और नई कोशिकाओं का बनना। इसके लिए एक यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसमें एक जार में उसको पानी से भर लेते हैं और उसमें हम प्याज को इस तरह से डालते हैं कि जल से जो उसकी जड़ें हैं वह टच होती रहे। अब इस अरेंजमेंट को हम 5-6 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो जड़ें जो थी वह अब 2, 3 या 4 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है। अब इसे क्या करेंगे, नई उगी हुई जड़ों को हम 2-3 सेंटीमीटर तक काट लेते हैं और उन्हें ताजे बने एसीटो अल्कोहल में डालते हैं। किसे, जो जड़ें काट ली गई है उसे डाला गया है एसीटो अल्कोहल में। मूलाग्रों को एसीटो अल्कोहल में 24 घंटे तक के लिए रखिए। इसके पश्चात उन्हें 70% किस में डालिए, एथेनॉल में डाल दीजिए। पहले हमने एसीटो अल्कोहल में डाला, फिर डालेंगे 70% एथेनॉल में डाल देंगे। अब इसे क्या करेंगे, इसमें से 1 या 2 हम परिरक्षित जड़ें लेंगे, इन्हें जल से धोकर स्वच्छ स्लाइड पर लगाएंगे। ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे, ऊतकों को अब नरम करने के लिए हम मूलाग्रों पर क्या डालेंगे, एचसीएल डाल देंगे ताकि मूलाग्रों के ऊतक नरम हो जाए और हमको माइक्रोस्कोप से स्टडी करने में सुविधा रहे। कैसा एचसीएल डाला जाएगा, तनु, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डालना, नहीं तो वो डेड हो जाएंगी। 1-2 बूंदे डाल दीजिए और 10-15 मिनट के पश्चात जड़ों को धो लीजिए। इसके पश्चात उन पे एसीटोकार्मिन, एसीटोकार्मिन एक अभिरंजक होता है जो कि कोशिकाओं को अभिरंजित या कलर देता है। फिर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें वह पार्ट कलर्ड और क्लियर नजर आता है। अब क्या डाल दिया हमने उसमें, एसीटोकार्मिन नामक एक अभिरंजन डाल दिया। स्लाइड को थोड़ी 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर अब इसे सावधानी पूर्वक स्प्रिट लैंप पर इसे हल्का सा हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जो स्लाइड पे हमने जड़ें रखी है उसके अग्रभाग को काटिए और उस पर कवर स्लिप रखिए। स्लाइड पर कोशिकाओं को फैलाने के लिए हम कवर स्लिप की सहायता, छोटी कवर स्लिप स्लाइड पे रख रहे हैं, उसको कवर स्लिप को हम ऐसे दबाएं तो वो कवर स्लिप दबेगी और जो कोशिकाएं हैं अंदर, जो जड़ें हैं, वह फैलेगी। प्याज के मूलाग्रों की हमने यहाँ पे स्टडी करी तो उसकी वर्धनशील कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें किस प्रकार की कोशिकाएं दिखी, प्याज के मूलाग्रों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की हमें विभिन्न अवस्थाएं नजर आई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारी स्टेज डिटेल में जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे या हम जनन देखेंगे इसको, तब पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हमको उस मूलाग्र की में डिफरेंट कोशिका की स्टेज नजर आई। ये हमने जो एसीटोकार्मिन नाम का अभिरंजक डाला था ना, देखिए उसकी वजह से सब अंदर के जो उसके
उपघटक तत्व हैं वो अलग अलग अभिरंजित हो गए हैं। इस प्रकार से विभाजन के ये क्रम को क्या बोला जाता है? कोशिका चक्र बोला जाता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, विभाजन करती हैं और वृद्धि करती है। लेकिन जो यूकेरियोटिक है कोशिकाएं हैं, उस सुकेंद्रीय कोशिकाएं, उसमें विभाजन सुव्यवस्थित तरीके से होता है, जिसे क्या बोला जाता है? उसे सेल साइकिल बोला जाता है। आगे की कक्षाओं में इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है? जिसमें पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बने, उसे क्या बोला जा रहा है? कोशिका विभाजन बोला जा रहा है। ये क्या कार्य करने में? वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और जनन संभव करने में सहायता करती है। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, पहला समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, और ये मियोसिस, यह है अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी जो समसूत्री विभाजन है ये सामान्यतः किस लिए होता है? वृद्धि, मरम्मत, रख रखाव के लिए होता है। जैसे अगर हमारे हाथ पे कट लगा है तो यहाँ जो पुरानी कोशिका हट के नई कोशिका आएंगी, वो किसके द्वारा आएगी? विभाजन के द्वारा आएगी, कोशिका विभाजन के द्वारा। लेकिन कौन सी कोशिका विभाजन के द्वारा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता के सृजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और अभी हमने समसूत्री विभाजन की बात करी, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन गैमेट्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वह लैंगिक जनन के लिए जरूरी होता है। अब समसूत्री विभाजन को देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आरंभ एक एकल निषेचित अंडाणु से होता है। ठीक है, निषेचित अंडाणु से ही एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक संतति का निर्माण होता है। यह एक कोशिका शरीर में खरबों कोशिकाओं को बनाने के लिए बार बार क्या होती है? विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सबसे सामान्य प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ये यहाँ पे समसूत्री विभाजन दिया हुआ है। यह क्या है? जनक कोशिका, और यह है संतति कोशिका। एक जनक कोशिका से दो समान गुणसूत्रों वाली या समान अनुवांशिक पदार्थ वाली संतति कोशिका बनती है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? समसूत्री विभाजन। यह इससे क्या होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसका महत्वपूर्ण, ये कहाँ महत्वपूर्ण है? ये लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण है और युग्मज बनाने का काम करती है, मतलब गैमेट्स बनाने के काम आती है। ये इस प्रकार का विभाजन कहाँ होगा? अर्धसूत्री विभाजन यह केवल जनन अंगों की कोशिकाओं में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? यह संतति, इसमें विभाजन दो बार होता है। ये संतति कोशिका है, इसमें अब गुणसूत्रों की यह जनक कोशिका है। ठीक है, इससे दो संतति कोशिकाएं बनी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी रह गई। ये गुणसूत्र आधे रह गए। अब इन संतति कोशिकाओं में फिर से एक बार विभाजन होता है और फिर हमें 4 संतति कोशिका प्राप्त होती है, 4 युग्मक का निर्माण होता है। यह लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है और यह जनन अंगों की कोशिकाओं में होती है। इसके द्वारा माता पिता अपने जो गुण होते हैं वह बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्या होगा? जो संतति कोशिका बनेगी वह जनक कोशिका से मिलती जुलती तो रहती है, लेकिन पूर्णतः समान नहीं होती है। मनुष्य सहित जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन मात्र टेस्टिस की कोशिकाओं में होगा, जहाँ पे शुक्राणु बनेंगे, और मादा के अंडाशय या ओवरीज की कोशिकाओं में होगा, जहाँ पे क्या बनते हैं? अंडाणु बनने के लिए होता है।
पौधों में भी अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जहां पे परागण के द्वारा परागकोश में और अंडाशय में होता है। यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं और अंड कोशिकाएं बनाते हैं, जिसमें पौधों में लैंगिक जनन होता है। हमने ये देखा कि पौधों की अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होता है, 2 बार होता है, जिससे 4 संतति कोशिकाएं बनती है। कोशिकाएं 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है और प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घटकर कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। ये पहला विभाजन हुआ। अब जब दूसरा विभाजन होगा तो यह विभाजन किस प्रकार का होता है, यह समसूत्री टाइप का विभाजन होता है। इसमें प्रत्येक संतति कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिससे क्या होगा, टोटल कितनी, 4 संतति कोशिकाएं बन गई, जो अभी हमने इस डायग्राम में देखा था। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, अलैंगिक जनन से जो संतति कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब क्या होगा, ये आधे आधे गुणसूत्रों वाले जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है और नई संतति बनती है, तब आधा गुणसूत्र और आधा गुणसूत्र मिलके पूरा गुणसूत्र का सेट बन जाता है। निषेचन के समय जब 2 जीवों के युग्मक मिलते हैं तो गुणसूत्रों की मूल संख्या पुनर्स्थापित हो जाती है। अगर ये गुणसूत्रों की संख्या लैंगिक जनन के समय आदि नहीं होगी तो हमें गुणसूत्रों अंततः संतति कोशिका में पुनर्स्थापित गुणसूत्रों की संख्या नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया उचित और नियंत्रित विधि से होनी चाहिए। अगर अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन उचित रूप से संपन्न नहीं होंगे तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना जीव को करना पड़ सकता है, जैसे कि ट्यूमर का हो जाना और कहीं और भी कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाना और गुणसूत्रों से रिलेटेड बहुत से आनुवांशिक विकार हो जाते हैं। आगे देखेंगे कोशिका सिद्धांत। 1838 में मैथियास श्लीडेन नामक एक जर्मन वनस्पति शास्त्र ने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले श्लीडेन ने बताया पादप कोशिकाओं में कि वह कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर 1839 में थियोडोर श्वान नाम के एक वैज्ञानिक, जो प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सभी जंतु भी किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया एक कोशिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें कि नई कोशिकाएं केवल पूर्ण विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। इन सभी के कार्यों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मतलब कोशिका सिद्धांत इन तीनों साइंटिस्टों का के स्टडी का मिला जुला रूप है। सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सजीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत जीवाणुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों को एकीकृत करता है और कोशिका विभाजन के द्वारा हमारे जीवन की निरंतरता बनी रहती है, उसकी व्याख्या करता है। क्या कोशिकाएं चिरकाल तक वृद्धि और जनन करती हैं? जब कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो वे मृत हो जाती है। मृत कोशिकाएं नए कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। मतलब कि कोशिकाएं चिरकाल तक बनी नहीं रहेंगी और वृद्धि भी नहीं करेंगी। एक टाइम आएगा जब वह कोशिकाएं डेड हो जाएंगी और उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेंगी, जो उनके समान ही कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। यदि कोशिकाएं तब नहीं मरती जब उन्हें मरना चाहिए या वे बहुत जल्दी मर जाती हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ईश्वर की न्यायिक व्यवस्था में ईश्वर नित्य प्रतिदिन या नित्य प्रतिक्षण
दंड व्यवस्था है। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या वैध विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो हमारी कोशिकाओं को किसी न किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करते हैं और वही हमारे विकार का कारण बनते हैं, हमारे रोगों का कारण बनते हैं। अनेक जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सामान्यतः उस समय अवरुद्ध हो जाता है जब कोशिकाएं निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संपर्क अवरोध कहा जाता है। और कैंसर कोशिकाएं यह नियंत्रण खो देती है। जब वह दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में आएगी, उसके बाद भी उसमें वृद्धि चलती रहती है, विभाजन होता रहता है। इसी कारण वहां पे ट्यूमर का निर्माण हो जाता है और हमें कैंसर रोग हो जाता है। अति सूक्ष्म कोशिकाएं जिनकी स्टडी करने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, वह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वे ही ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, पदार्थों का संश्लेषण कर रही है, स्रवण कर रही है और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित भी हो रही है। एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर एक विशाल वृक्ष तक सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसा कि हमने अध्याय में देखा, कई बार पढ़ा कि कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई होती है या संरचनात्मक इकाई होती है। सारांश दिया हुआ है कि कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। पूर्व केंद्र की कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रकाभ पाया जाता है। सुकेंद्र की कोशिकाएं मतलब कि यूकैरियोटिक, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है, एक झिल्ली के अंदर पाया जाता है और इसमें सारी संरचनाएं कैसी होती हैं? कोशिकांग इसके अंदर झिल्ली से आबद्ध होते हैं, झिल्ली के द्वारा सराउंडेड होते हैं। सुकेंद्र की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। यह गुणसूत्र डीएनए और संबद्ध प्रोटीन से बने होते हैं और यही आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करते हैं। सभी कोशिकाएं कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं। सुकेंद्रीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं जिनका क्या विशिष्ट कार्य होता है। कोशिका द्रव्य सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, जीवाणु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। महत्वपूर्ण कोशिकांगों में क्या क्या होते हैं? हमने भी इस अध्याय में क्या क्या देखा? केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिकाओं में लवक नामक विशेष कोशिकांग एक पाया जाता है जिसे हमने क्या नाम दिया? प्लास्टिड। ये क्या क्या हो सकता है? क्लोरोफिल भी हो सकता है और वर्णी लवक भी हो सकता है। अवर्णी लवक का हमने खंडन किया है। यह वैदिक विज्ञान के अनुसार अवर्णी लवक अस्तित्व में नहीं है। छंद रश्मियों के द्वारा सभी पदार्थों में रंग उत्पन्न किए गए हैं। जब छंद रश्मियां गति करती हैं तो सभी पदार्थों में रंग प्रदान करती है। समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका के समान दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है और अर्धसूत्री विभाजन एक द्विचरणीय विभाजन होता है जिसमें कितनी 4 संतति कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। सामान्य कोशिकाएं नियंत्रित विधि से वृद्धि करती हैं, अपने कार्य करती हैं और स्वाभाविक रूप से मृत हो जाती हैं। लेकिन जब कोशिकाएं नियंत्रित रूप से वृद्धि नहीं करती हैं और उनमें विभाजन बंद नहीं होता, वह मृत नहीं होती है, तब वह कैंसर की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि किसका निर्माण होता है? अर्बुद मतलब कि ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त। थैंक यू।